संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में देखेंगे। 2020 में यूपी टेट एग्जाम में संस्कृत के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं। एकोन चत्वारिंशत् को क्या कहते हैं? 39 कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, 29 लिखा गया है। 29 को संस्कृत में क्या कहते हैं? नवविंशति कहते हैं, या एकोनत्रिंशत् कहते हैं, या नवविंशति कहते हैं। दोनों ध्यान रखिएगा। 59 लिखा गया है, इसको क्या कहते हैं? 950 कहते हैं या 59 कहते हैं संस्कृत में। 49 लिखा गया है, इसको 49 या 944 कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 39। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। देखिए दोस्तों, द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप द्वे है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन द्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ददति रूप है, ददति रूप है। देखिए दोस्तों, ददति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका रूप कैसे चलता है? ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्थः दथ, लट लकार में ददामि दद्वः दद्मः। तो यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। गुरुपादेशा शब्द में प्रयुक्त संधि है। गुरुपादेशा शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। यहाँ पर दीर्घ संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग है, उपसर्ग है, इसमें दोस्तों परा उपसर्ग है, तो डी ऑप्शन परा आपका राइट आंसर हो जाएगा। परा क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मनोरथा में संधि है। मनोरथा में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है, तो डी ऑप्शन विसर्ग संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनस धन रथ बराबर रथा बराबर मनोरथा। नेत्राभ्याम अश्रुणति, नेत्राभ्याम अश्रुणि पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, इसमें पंचमी विभक्ति है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। असनि शब्द है, असनि शब्द है। देखिए दोस्तों, असनि शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है, तो यहां पर ए और डी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य है। तया नृपो अनुगम्यते में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। ये सभी प्रश्न 2020 में पूछे गए हैं। यह कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। युपदारु पद में समास है। युपदारु पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, तो सी ऑप्शन तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोधूम शब्द का अर्थ पूछा गया है। गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ गेहूं है, तो यहां पर बी ऑप्शन गेहूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चावल को तंडुलम कहा जाता है, गेहूं को गोधूम कहा जाता है, गदहा को गर्दभ कहा जाता है, गाय का दूध को गोपया कहा जाता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नमस्ते। नमस्ते विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 25। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या 25 है। बालिका, इस पद में प्रत्यय है। बालिका पद में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें टाप प्रत्यय लगा हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यंत में उपसर्ग है। पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है? इसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा परि। नेक्स्ट है, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। देखिए दोस्तों, नदी शब्द रूप बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो यहां पर बहुवचन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी इकारांत स्त्रीलिंग में इसका रूप चलता है नदी नद्यो नद्याः, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीसु, हे नदी हे नद्यो हे नद्याः। इस तरह से चलता है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है रामः, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रामः आकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोज्यते में संधि पूछा गया है। प्रयोज्यते में कौन सी संधि है? तो इसमें पर रूप संधि है, सी ऑप्शन पर रूप संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। व वर्ण का उच्चारण स्थान है। व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है। घुटने के लिए
उपयुक्त संस्कृत शब्द जानू है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जानू। जानू मतलब घुटना। उरु का मतलब होता है जंघा, ठीक है। हनु का मतलब होता है टुड्डी। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। समाजे सर्वत्र दुर्जनाः पीडयन्ति जनान्। समाज में हर जगह बुरे लोग लोगों पर अत्याचार करते हैं। यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबलाः इति महदाश्चर्यम्। मतलब यह आश्चर्य की बात है कि भले ही बहुत से अच्छे लोग हैं लेकिन बुरे लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हैं या ताकतवर होते हैं। यतो ही सज्जना प्रायः तटस्था भवन्ति, क्योंकि अच्छे लोग आमतौर पर तटस्थ रहते हैं। यदि दुर्जनानां प्रतिपदम विरोधम सज्जना करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाजः निर्भयो भविष्यति। अगर धर्मी लोग हर कदम पर दुष्टों का विरोध करें तो समाज निश्चित रूप से निडर होगा। उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दुर्जनों की संख्या कम है। उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं इसलिए। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्लोक को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। महान वृक्षो जायते, यहां पर वृक्ष होना चाहिए, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो सही श्लोक को यहां पर पढ़ के बता दिया जा रहा है। उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। महान वृक्षो जायते वर्धते च तम चैव भूतानि समाश्रयन्ति, ऐसा होना चाहिए, यहां पर गलत लिखा गया है। यदा वृक्षस् दते दायते च तदाश्रया अनिकेता भवन्ति, इस तरह से होना चाहिए। इसका अर्थ है जैसे एक बड़ा वृक्ष अनेक जीवों को छाया और सहारा देता है, वैसे ही एक महान व्यक्ति अनेक लोगों को सहारा देता है। जब वह वृक्ष या महान व्यक्ति नष्ट हो जाता है तो उसके सहारे जीने वाले लोग भी संकट में पड़ जाते हैं। चलिए यहां पर प्रश्न देखेंगे, इस श्लोक का भाव क्या है? श्लोक का भाव यहां पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका भाव है प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर भी वे निराश्रित हो जाते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य है, भूतानि का तात्पर्य पूछा गया है, तो प्राणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूतानि का तात्पर्य प्राणी है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है भव। यहां पर डी ऑप्शन भव आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भू धातु लोट लकार में रूप चलेगा भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं। सर्वः पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर्वः मतलब सब, यह सर्वनाम शब्द है। स्थूलः यह क्या है? विशेषण है। प्रातः विशेषण है। पुत्र संज्ञा है। कुंजर शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है हाथी। कुंजर शब्द का अर्थ क्या है? हाथी है। और मृगः का अर्थ हिरण होता है। सुकरः का अर्थ शुगर होता है। अहि का अर्थ सर्प होता है। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन में रूप होता है। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन में रूप क्या होता है? मात्रा होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबंधु की रचना है, सुबंधु की रचना है। देखिए दोस्तों, वासव दत्ता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वासव दत्ता सुबंधु की रचना है। मेघदूतम कालिदास कृत खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का अद्वितीय नाटक है। स्वप्न वासव दत्तम भास का नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? कौन सा स्वर है? तो यहां पर ली क्या है? स्वर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको रूप जरूर याद कर लेना है क्योंकि रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।